पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह के बारे में वोट मांगे। धन्यवाद संचालक महोदय जी। चालू है, वहाँ स्टेज करवाना पड़ेगा, पीछे से स्टेज करना। हेलो, हेलो, धन्यवाद मंच संचालन महोदय जी। साथियों, करछना विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता भाई और बहनों को हमारी तरफ से जय मूल्यवासी। साथियों, ये चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनावी अभियान में आप लोगों के बीच में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और तमाम प्रकार के लुभावने वादे कर रहे हैं। कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, तो कोई स्मार्टफोन देने की बात कर रहा है, कोई मुफ्त में राशन देने की बात कर रहा है, लेकिन कोई नेता आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात नहीं कर रहा है, ना तो रोजगार देने की बात कर रहा है और ना ही नौकरी देने की बात कर रहा है। साथियों, इस बात को हमें सोचना चाहिए और याद करना चाहिए 2014 के लोकसभा चुनाव को। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, क्या वो अपने वादों पर खरे उतरे? 15 लाख देने की बात कही। हमारे लोगों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, एक बटन ही तो दबाना है, एक बटन दबा देंगे, हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएगा। यह सोचकर हमारे लोगों ने बटन दबाया और सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी। और जब केंद्र में सरकार बन जाती है तो जो जनता ने आवाज उठाया कि आपने 15 लाख देने की बात कही थी, अब वो 15 लाख हमें चाहिए, वो हमें 15 लाख चाहिए। तो साथियों, इन लोगों ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाए, प्रत्येक व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाए। और हमारे लोगों ने अकाउंट खुलवाया, अपने जेब से 1000 और 500 रुपए लगा दिया, 1000 500 रुपए लगा दिया। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि 15 लाख रुपए की जगह आपके खाते में क्या 15 रुपए भी आज आया क्या? अगर किसी भाई के या बहन के खाते में 15 रुपए भी आया हो तो हाथ उठा दे के मेरे अकाउंट में आया है। आया क्या? नहीं आया। और दूसरी बात, यही बाबा रामदेव चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो तो डीजल और पेट्रोल के दाम 60 से 65 रुपए हो जाएगा। आज 100 रुपए के पार होने को है। पेट्रोल के दाम घटे नहीं बल्कि बढ़ गए। और यही सास बहू की सीरियल बनाने वाली स्मृति ईरानी जब सिलेंडर का दाम 450 रुपए था तो सिलेंडर लेकर के ही सड़क पर बैठ गई थी, आंदोलन छेड़ दी थी। लेकिन आज 1000 रुपए हो गया सिलेंडर का दाम, गैस का दाम। कहां छुप करके बैठे ये लोग, कहां छुप करके बैठे हैं? हमें इस बात को समझना होगा और बटन दबाने से हमें इस बात को सोचना होगा, क्या बटन दबाने से जिसको हम बटन दबाने जा रहे हैं, क्या हमारी गरीबी खत्म होगी, महंगाई खत्म
बाद में हमारी गरीबी खत्म नहीं हुई। जो मध्यम वर्ग का भाई है वह गरीबी की कगार पे पहुंच रहा है, और जो गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो रहा है। और सरकार योजनाओं का ढिढोरा पीट रही है कि सारी योजना का लाभ ये जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनको दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो योजनाओं का लाभ दे रही है वो आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? अगर आप शांत बैठे रहोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, तो हम यही समझेंगे कि आप उन योजनाओं का लाभ ले रहे हो। इसलिए आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को जागरूक होना होगा और आगे आना होगा। आगे आकर के लड़ाई लड़नी होगी। और ज्यादा बातें ना कह करके मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो चुनाव निशान है ये 4 पाई है। 4 पाई है, और ये वही 4 पाई है जिस 4 पाई पर आपके पुरखों को बैठने का अधिकार नहीं था। अगर ये आ जाते थे आपके दरवाजे पर तो हमारे पुरखे 4 पाई छोड़ करके जमीन में बैठ जाते थे। ये उनकी मजबूरी थी, शौक नहीं था, क्योंकि अगर वो खटिया 4 पाई नहीं छोड़ते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, जलील किया जाता था, अर्थात उनकी मजबूरी थी। इसलिए जो 4 पाई के जो 4 पावे है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, और लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया है। ये 4 पिलर है। आप लोगों को 4 पाई के 4 पावे को मजबूती से पकड़ लेना है, और बैठने का वक्त आपका होना चाहिए, ये आपको विचार करना होगा। और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने कहा आप गुलामी में पैदा हुए हो इसके जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन गुलामी में मरोगे इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपको अपनी गुलामी से आजादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, और वो हथियार है वोट का हथियार। वोट बहुत कीमती होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। अगर इसका सही जगह इस्तेमाल करोगे तो राजा बनोगे, गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो भिखारी बनोगे। और हम लोगों ने क्या किया, अपने वोट का इस्तेमाल गलत, जाने और अनजाने में गलत जगह किया, जिसकी वजह से आज हमारा समाज लाचार, मजबूर, बेगार बना हुआ है, और हमारे बच्चे गुलामी की ओर ढकेले जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था इन लोगों ने बना करके रखी है, हमें इस बात को समझना होगा। और साथियों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा है, अगर सपा और बसपा की बात करें तो ये हमारी समस्याओं को समाधान करने की बजाय क्या मुद्दे उठा रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। मंदिर बनाने की होड़ लगी हुई है। अगर बहन जी ये कहती है कि है उत्तर प्रदेश के लोगों, अगर हमारी सरकार बनाते हो तो हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम उनसे भव्य मूर्ति बनाएंगे। यानी कि जनता की समस्याओं का समाधान की बात नहीं कर रहे, हमारी गरीबी और लाचारी को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करने की बात आप कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन खत्म किसने किया था? किसने किया था? आप ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर क्यों चुप हो जाते हो? क्यों आवाज नहीं उठाते हो? तो हमें इस बात को समझना होगा। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया है। क्या लिख करके दिया है कि अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती हम करवाएंगे और उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण देने का काम करेंगे। और आज जो शिक्षा व्यवस्था खत्म हो रही है, जो हमारे बच्चे अनपढ़ और गंवार बन रहे हैं आज 2 साल से, तो साथियों आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा लागू करेंगे। आज हमारी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार
अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया कि यदि हमारी सरकार बनाते हो, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो, तो हम हर न्याय पंचायत स्तर पर एक महिला पुलिस थाना खोलेंगे और उस महिला पुलिस थाना में महिला ही नियुक्त होगी, यानी महिलाएं ही महिलाओं की सुरक्षा करेगी। साथियों, और आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई राजू नेता जी हैं, जो आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि राजू नेता जी को विधानसभा में पहुंचाए, पूर्ण बहुमत से विधानसभा में पहुंचाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चुन करके विधानसभा में गए थे तो वास्तविक लीडर थे, और जब वो चुन करके पहुंचते हैं तो उन्होंने ऐसा कानून बना दिया जिस कानून से ये आज भी घबरा रहे हैं, उस कानून से आज भी घबरा रहे हैं। अगर एक वास्तविक लीडर राजू नेता जैसे को आप पहुंचाते हैं विधानसभा में, तो वो जो विधानसभा में पहुंचेंगे तो जो आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो, वो आपके मुद्दों की चर्चा भी अंदर नहीं हो रही है, तो आपके मुद्दों को उठाने की बात करेंगे। और मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ कि राजू नेता जी को पूर्ण बहुमत से चुन करके इस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मैडम जी। साथियों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर समझेंगे, जाके लोगों को समझाएंगे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो लिखित मैनिफेस्टो है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारे बड़े भाई राजू भाई जरूर विधानसभा में जाएंगे और हम लोगों के इस मुद्दे को अंदर भी उठाएंगे, बाहर भी उठाएंगे। तब बीच में मजा आएगा, जो वो होगा जीत का मजा। अब हम चाहते हैं आज के हम लोगों के मार्गदर्शक, आज जो भारत में मूल निवासी कंसेप्ट देने वाले, ऐसे हम शख्स को आमंत्रित करते हैं, जो हम लोगों के बहुजनों के हित की बात कर रहे हैं, जो बहुजनों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि SC ST OBC माइनॉरिटी ही नहीं, बल्कि भारत में थर्ड जेंडर का भी संगठन बनाने का काम किया, और महिलाओं के लिए भी आपने संगठन बनाने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को बार बार चरणों में अपना तहे दिल से जय मूल निवासी का अभिवादन करता हूं। अब हम चाहते हैं कि माननीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों को बीच में डायस पे आए, हम लोगों को नई दिशा, नई रोशनी, नए जोश भरने का प्रयास करें। जय मूल निवासी। साथियों, आज करछना विधानसभा के प्रत्याशी माननीय अनिल कुमार सिंह पटेल उर्फ राजू नेता, इनका प्रचार करने के लिए आज की सभा का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया।
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये एक नया नाम है। इसका नाम आप लोगों ने इसके पहले नहीं सुना होगा। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। जब लखनऊ में हमने इसे बनाया था तो 18 दल के लोगों ने मिलकर बनाया और 18 दल के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। तो थोड़ा आप लोगों को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बारे में जानकारी बताया जाना ज़रूरी है और इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट है, मगर उन्होंने 21 पार्टियों का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया। ये यूपीए जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, ये कोई पार्टी नहीं है। उसी तरह से अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए नाम का गठबंधन बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें भी 25-30 पार्टियां हैं, जिसकी आज दिल्ली में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज है। ये भी एनडीए गठबंधन है। उसी तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये भी गठबंधन है। अब उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र तो है नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य है, राष्ट्र नहीं है। फिर राज्य का चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? क्योंकि चुनाव तो होते ही रहने हैं। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है तो उसके साथ और 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। टोटल 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 2023 तक और कई राज्यों के चुनाव होने वाले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा के चुनाव में हम 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की 543 सीटें हैं, उसमें हम लोग 500 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इससे आप लोगों को अंदाज आया होगा कि ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। मैं 19 साल की उम्र से ये कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही। 19 और 65 तो 45-46 साल का समय हो रहा है। इतने लंबे समय से ये आंदोलन, ये संगठन खड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इतने प्रयास में 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये संगठन फैला हुआ है। तो इतना बड़ा विशाल संगठन है और 19 साल की उम्र से अभी 65 साल की उम्र तक लगातार इतना विशाल संगठन हम लोग बनाने में कामयाब हुए। और इस संगठन के द्वारा हमने 2 बार भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर समाप्त करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए हमने भारत बंद किया था 5 मार्च 2019 को। तो नरेंद्र मोदी को संसद में कानून पास करने के लिए मजबूर किया। आप लोग जानते हो, साल भर से ज्यादा समय किसान लोग
दिल्ली के पास अपना मोर्चा और टेंट गाड़ के आंदोलन कर रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी इतना अकड़ू आदमी है, इतना अकड़ू आदमी है, एक बार भी बात नहीं किया और किसान को कहता है अन्नदाता। अरे अन्नदाता कहते हो मगर उससे बात भी नहीं किया। कानून समाप्त कर दिए मगर बात नहीं किया, इतना अकड़ू आदमी। मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात की बात बताता हूं। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, पता है आपको? मरा हुआ जो आदमी होता है वो बहुत अकड़ता है। तो गांव के लोग कहते हैं थोड़ा सा घी लगाओ यार, ये बहुत अकड़ जाएगा। हाँ, अब वो मरा हुआ आदमी सीढ़ी पर उसको लिटाते हैं, कोरा कपड़ा डालते हैं, उसके बावजूद भी रस्सी से बांधते हैं। अरे जब मरा हुआ है साले रस्सी को बांधने की जरूरत क्या है? साला अकड़ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, पता नहीं चल जाएगा। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है और उसी तरह से नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ता है, वो अकड़ू आदमी। किसान से बात नहीं किया, कानून समाप्त किया मगर बात नहीं किया, इतना अकड़ू आदमी। इसलिए कह रहा हूं कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मगर इस अकड़े हुए आदमी को हमने भारत बंद करके सीधा किया और संसद में कानून पास करने के लिए मजबूर किया, भारत बंद करवा के। जब हम भारत बंद करवा सकते हैं तो इसका मतलब है भारत व्यापी संगठन है, इतना विशाल संगठन है। आप लोगों के लड़ाई के लिए 45 साल लगाकर 19 साल की उम्र से 65 साल हो गई है। अभी कानून है राज्य सरकार का और भारत सरकार का कि 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, अभी मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ हूं। न रिटायर्ड हुआ हूं न टायर्ड हुआ हूं और जंगे मैदान में आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आया हूं और 20 साल तक लड़ाई तो लड़ूंगा आप लोगों। जब अडवाणी की उम्र 89 साल थी तब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का दावा ठोका, तो अडवाणी ने कहा मैं बुढ़ा जरूर हो गया हूं मगर अभी भी मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। 89वें साल में अडवाणी ने कहा कि नहीं, तेरे को नहीं बनने दूंगा, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। 89वें साल में अगर अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोकते हैं तो मैं 65 साल का हूं, इससे 20 साल और मिला हो 85 ही हो जाएगा, 89 नहीं होगा। तो मैं भी और 20 साल तक आपकी लड़ाई जंगे मैदान में लड़ता रहूंगा। और जो ब्राह्मणवाद है इसका राम नाम सत्य करूंगा। राम नाम सत्य जानते हो ना? चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो, राम नाम सत्य जानते हो, क्योंकि राम नाम सत्य जानने के लिए और एक झंझट साला मरना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा पता करना देता हूँ कि राम नाम सत्य जानने के लिए मरना पड़ता है और फिर जो मरता है उसको पता नहीं होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमने एक बैकवर्ड को पकड़ा और पूछा कि राम नाम सत्य क्यों कह रहे हो? तो हम कहां कहे, तो तुम ही तो कह रहे हो। बाकी नहीं, ये तो पंडित जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, पंडित जी ने ऐसा कहने के लिए कहा। अच्छा, तो आपने अपने दिमाग से नहीं कहा? नहीं, हमने अपने दिमाग से नहीं कहा। इसका मतलब है कि हमारे लोग अपने दिमाग से कुछ काम करते नहीं है,
बच्चा जरूर पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी के घर में जाते हैं। पंडित जी, हमारे घर में बेटा पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अबे पैदा किया तो नाम भी रख ले। नहीं, पंडित जी के पास जाएगा, पंडित जी को पूछेगा, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? पंडित जी पूछा है कब पैदा हुआ? कहा बोलता बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ? हाँ, बुधवार को हुआ, बुद्धू राम रखते। तो पंडित जी उसको कहता है बुद्धू राम रख दे। तो हमारा आदमी कहता है पंडित जी क्या कहा? बुद्धू राम। सुनने को अच्छा तो लगे है, सुनने को अच्छा तो लगे हैं। अब उसको ये पता ही नहीं साला बुद्धू राम का मतलब गधे राम होता है, मूर्ख राम होता है, बुड़बक राम होता है, ये उसे पता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने उसको पूछा, आगे पूछा, मैं आपको जानकारी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने आगे पूछा कि ब्राह्मण जब दुनिया में पैदा होता है तो मरता भी होगा। कहा बात तो सही है, दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मरता जरूर है। तो जब मरता है तो उसको भी 4 लोग उठा के लेके जाते होंगे। कहा ये बात भी सही है। तो तुमने कभी ये देखा सुना कि ब्राह्मण जब मरता है 4 आदमी उठाकर लेके जाते हैं तो उसके पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हुए देखा और सुना? कहता है याद नहीं आ रहा है। क्या कहता है? खुजली खुजाता है, कहता है याद नहीं आ रहा है। अबे हमने कहा कहते होंगे तो तेरे को दिखेगा, दिखेगा तो तू याद करेगा। जब वो कहते ही नहीं है तो तेरे को दिखेगा कैसे? कहा क्यों नहीं कहते? हमने कहा मैं तो ये सवाल तेरे को पूछ रहा हूं, तू उल्टा मेरे को पूछ रिया। क्यों नहीं कहते? तेरे को कहलवाते हैं राम नाम सत्य है कहो, मगर खुद मरने के बाद कोई आदमी से ये नहीं कहलवाता है ब्राह्मण कि कहो राम नाम सत्य है। कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि राम नाम सत्य है। कहा क्यों नहीं कहता है? बाकी हमें तो पता नहीं है क्यों नहीं कहता है। हमने कहा ब्राह्मण इसलिए नहीं कहता है क्योंकि ब्राह्मण जानता है राम नाम सत्य नहीं। ब्राह्मण ये जानता है राम नाम सत्य नहीं है। हम बुड़बक लोग वो कहते हैं, हम मान लेते हैं, जांच पड़ताल करते नहीं है, केवल मान लेते हैं कि पंडित जी ने कहा तो सच ही होगा। हमारे लोग केवल मानने का काम करते हैं, जानने का काम नहीं करते हैं। दुनिया में सबसे पहले बुद्ध ने कहा मानो मत जानो, मानो मत जानो, जान लो। जानना जरूरी है, उसके बाद मानना है या नहीं मानना है वो निर्धारित कर ले। साथियों, मैं आपको कुछ बातें समझाने की बात कह रहा हूं। मैं समझाने की बात क्यों कह रहा हूं तो आपको बताना चाहता हूं। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि प्रियंका गांधी स्कूटी देने की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव 1 किलो घी देने की बात कर रहा है। अब आपको खास बात बताने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जब कोई आदमी भाषण में कहे कि मैं आपको स्कूटी दूंगा या दूंगी, ऐसा कहने से और ऐसा सुनने से जागरण क्या होता है? कोई जागृति हुई? मैं स्कूटी दूंगी, क्या जागरण हुआ? कुछ समझ में आया? क्योंकि इसमें समझाया ही नहीं गया तो समझ में क्या आएगा? स्कूटी दूंगी, अब इसमें जागरण क्या है?
1 किलो घी दूंगा। इसमें जागरण क्या है? इसमें कोई जागरण ही नहीं है। कोई भी नेता जनता को जागृत करने की बात नहीं बता रहा है। और क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि बोलते हैं अगर जागृत कर देंगे और जागृत हो गए तो अगली बार मानेगा ही नहीं हमारी बात। अगली बार मानेगा ही नहीं हमारी बात। तो जागृत करने की कोई बात कहता नहीं। तो हमने ये निर्णय किया कि चाहे चुनावी सभा हो, मगर हम लोग जागृति की 2-4 बातें, ज्यादा नहीं तो 2-4 बातें आपको जरूर बताएंगे। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? पहली बात क्यों बनाया? पहली बात, आजादी का आंदोलन चला। विदेशी अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बनाए बैठे थे। गांधी जी और नेहरू जी ने आजादी का आंदोलन चलाया और आजादी के आंदोलन में कहा कि हम देश को आजाद करेंगे। सुन लीजिए, बहुत खास बात बता रहा। क्या कहा? हम देश को आजाद करेंगे। अंग्रेजी में कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश को आजाद करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों को आजाद करेंगे। अब 2 बातें हो गई। मैं आपको थोड़ा जागरण करने की बातें समझा रहा हूं। 2 बातें हो गई, एक गांधी जी की, नेहरू की, एक अंबेडकर की बात हो गई। गांधी नेहरू जी कह रहे थे देश को आजाद करेंगे और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा देश में रहने वाले लोगों को आजाद करेंगे। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। गांधी जी नेहरू के अनुसार देश हो गया आजाद। देश आजाद हो गया। जिस देश में हम रह रहे वो देश जब आजाद हुआ तो हमारा आदमी पुलिस चौकी में जाता है, एफआईआर नोंद नहीं होता। एफआईआर हमारा नहीं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस चौकी में संविधान कहता है एफआईआर जनता का संवैधानिक अधिकार है। तो एक क्लास 3 पोस्ट का आदमी जिसकी पोस्ट क्लास 3 की है वो चौकी इंचार्ज, एफआईआर संविधान कहता है अधिकार है जनता का, वो चौकी इंचार्ज एफआईआर नोंद करने से मना कर देता है। संविधान में लिखी हुई बात मानने से इनकार कर देता है, जिस संविधान की वजह से वो चौकी इंचार्ज बना और जिसकी वजह से हर महीने उसको सैलरी मिलती है, फिर भी संविधान की बात मानने के लिए राजी नहीं होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। अगर हुए होते तो मैं लंदन गया तो वहां देखा जब कोई आदमी कंप्लेन करता है, पुलिस चौकी में जाता है नागरिक कंप्लेन लेकर, तो जो इंस्पेक्टर की टोपी होती है ना, तो वो उसके सामने ऐसे उठा कर रख देता, नमस्कार करता है। हमारा आदमी वो इंग्लैंड में नागरिक नहीं बोलता, वो इंस्पेक्टर उसको बोलता नमस्कार, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा कहता है? क्यों? वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है, वो टैक्स जमा होता है और जमा राशि से उस सैलरी जो है वो इंस्पेक्टर को मिलती है। भारत में भी गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। कैसे? आपको उदाहरण देता हूं।
कोई भी चीज मार्केट से आप खरीदते हो, हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलती है तो आपके अकाउंट से टैक्स रिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो ये कैश में होता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आप दुकान से नमक खरीद रहे हो, नमक पर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगकर ही आपको खरीदना पड़ता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। आपको मालूम हो, समझ में आए इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को जब बजट आता है भारत सरकार का, तो मैं पूछता हूं बजट के बारे में कुछ खबर पड़ा? तो हमारा आदमी क्या कहता है? काहे को टेंशन लेना भैया, दुनिया भरे का पहले से ही टेंशन है, और काहे को टेंशन लेने का? अरे जब देश का राजा बनना है तो टेंशन तो लेना पड़ेगा ना भाई। राजा बनना है मगर टेंशन नहीं लेना है तो कैसे होगा? पेंशन कैसे मिलेगा? टेंशन लोगे तो ही ना पेंशन मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा? ऐसे थोड़ी मिलेगा। इसलिए आपको बता रहा हूं, डॉक्टर लोग टाटा, बिरला, अंबानी को कहते हैं थोड़ा नमक कम खाना। तो टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर के ऊपर गुस्सा, क्या समझ रखा है? गरीब है हम जो कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो, हैं? गरीब है हम लोग। टाटा, बिरला, अंबानी कहता है डॉक्टर को गरीब है हम लोग, नमक कम खाने के लिए। नहीं, इसका गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं है। तो क्या मतलब है? ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होने से आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए आपको ज्यादा नमक खाने से हम लोग मना कर रहे हैं। तो टाटा डॉक्टर को पूछता है, गरीब लोग सब्जी नहीं मिलती है तो नमक के साथ रोटी खाते हैं, वो ज्यादा नमक खाते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? आप हमको कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो, गरीब ज्यादा नमक खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? तो डॉक्टर टाटा को कहता है, ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं है, प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में डेली पेट भर अन्न जाता ही नहीं है तो खून कहां से बनेगा? मैं देहात का रहने वाला हूं। देखो ये जो है ना, ये हाथ जो है, ये हाथ, इसमें एक होता, अगर मोटा हाथ है तो एक होती चर्बी, एक होता है मांस, एक होता है चमड़ी, और एक होता है हड्डी। 4 चीजें होती है ये हाथ। आपको समझ में आए? साधारण आदमी हो, साधारण भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर पेट भर अन्न खाने को ना मिले तो शरीर भूखा नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ खा ही लेता है, तो शरीर से चर्बी खा लेता है। सबसे पहले चर्बी खा लेता है। अब चर्बी जब खत्म हो जाए, फिर खाने को ना मिले तो फिर मांस खाता है। शरीर को चाहिए कुछ ना कुछ, कैलोरी चाहिए, वो फिर मांस खाता है। अब चर्बी खाने के बाद 3 चीज रहती है हाथ में, हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चमड़ी, ठीक है, 3 चीज। अब जब मांस खाना शुरू कर देता है तो हड्डी के ऊपर केवल चमड़ी रहती है, और चमड़ी के ऊपर नसें दिखाई देती है। मैं देहात का रहने वाला हूं, बहुत सारे गरीबों के हाथों में नसें ऊपर आई हुई मैंने देखा। ऊपर क्यों आई हुई? रियलिटी बता रहा हूं, देहात का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए जो देखी हुई चीज है वो बता रहा हूं। क्योंकि उसको कई सालों तक पेट भर खाने को अन्न नहीं मिलता है, इस वजह से वो नसें ऊपर आती है, और आपको वो नसें कभी कभी नीले रंग की भी दिखती हैं, क्योंकि उसमें से खून बहता है।
साथियों, मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि इससे पता चलता है कि हमारे लोगों को जो पेट भर अन्न है वो नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी 5 किलो का गेहूं मुफ्त में दे रहा है, तो मुफ्त का खाओगे तो हराम का खून बनेगा। समझ रहे? मुफ्त का खाओगे तो हराम का खून बनेगा, और जब हराम का खून बनेगा तो आदमी आंख उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। और नरेंद्र मोदी तो इतना चालाक, बनिया से भी चालाक आदमी है। उसने क्या किया? 5 किलो अनाज के साथ 1 किलो नमक दिया। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, पता चला मीटिंग हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा 5 किलो अनाज के साथ साथ 1 किलो नमक देना चाहिए। तो जो सचिव लोग थे उन्होंने पूछा तो खर्चा बढ़ जाएगा, पहले ही पैसा कम है, टैक्स कम है, पैसा कम है, खर्चा बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, मगर नमक 1 किलो जरूर देना। तो सचिवों ने पूछा क्यों देना नमक? कहा कि 5 किलो अनाज देने के बाद भी लोग हमें वोट नहीं देंगे, मगर 1 किलो नमक दोगे ना, और नमक जब गरीब आदमी खा लेगा नरेंद्र मोदी का, तो गरीब आदमी जब नमक खा लेगा तो क्या कहेगा? नहीं, नमक खाया था नरेंद्र मोदी का, हमने नमक खाया था, उसकी बात हमको पसंद नहीं आती है, मगर नमक हराम नहीं होंगे, हम नमक हलाल रहेंगे, नमक हराम नहीं हो। इतना बदमाश प्रधानमंत्री है, छोटा मोटा बदमाश नहीं है। बनिया का बाप, बाप का बाप, और बाप के बाप का दादा लकड़ दादा है बनिया का। तो इस तरह से धोखाधड़ी करने के लिए 15 लाख का वादा किया था, और अमित शाह को बुलाकर कहा, यार बार बार लोग पूछ रहे 15 लाख 15 लाख 15 लाख, तुम ऐसा करो, एक सभा करो और सभा में बोल दो। जुमला था। तो अमित शाह ने एक सभा किया और सभा में बोल दिया, वो जुमला था। जुमला था का मतलब समझते हो? वो धोखे देने के लिए ऐसा बोल दिया गया था। तो जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोगों के साथ जुमलेबाजी और धोखाधड़ी कर रहा था, वो आदमी बार बार धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं कही जा सकती। तो कुछ बातें आपको, स्कूटी दूंगा, 1 किलो घी दूंगा, ये कहने से कुछ बात तो भेजे में आपके आई होगी, कुछ बात तो आई होगी, कुछ तो समझ में आया होगा, हाँ यार ये तो कोई समझदारी की बात लग रही है। तो मैं यहाँ आपकी जागृति, आपकी समझदारी बढ़ाने के लिए आया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो चुनावी सभाओं में जाते थे और 1-1, 1.5 घंटा बोलते थे, और बोलने के बाद पत्रकारों ने उनको पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप जो बातें भाषणों में कहते हो, तुम्हारे लोगों को कुछ पल्ले पड़ता है, कुछ समझ में आता है? कहा कि मैं जानता हूं मेरे लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं जानता हूं मेरे लोगों को जो बातें मैं कह रहा हूं वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं लिखित भाषण करता हूं, जो लिखा हुआ है वो छप जाएगा किताब में, और आने वाली पीढ़ी के लोग उसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो फिर
वो समझदारी से काम लेगा। इसी तरह से एक समझदार आदमी काशीराम जी पैदा हो गए और उन्होंने वो सारा आंदोलन सारे देश भर में फैलाने का काम किया। देखो, एक आदमी को समझदारी मिलने से कितना फर्क पड़ सकता है, कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, इसका अंदाजा आ सकता है। इसलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूं। अब दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू हो गया। 15 अगस्त 47 से गांधी नेहरू आजाद हो गए थे, हमारे लोग तो आजाद नहीं हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा, तुम तो आजाद हो गए हो, मेरे लोगों का क्या, मेरे लोगों का क्या। तो अंग्रेजों को कहा, भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान भारत में लागू होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन के बदौलत संविधान भारत में लागू हुआ और संविधान के अंदर बहुत सारे अधिकार आपको दिए। एक बात बोलता हूं, आर्टिकल 19 जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी का अधिकार है, मनुस्मृति में लिखा है हमारे लोगों को सुनने की भी आजादी नहीं है, हमारे लोगों को बोलने की भी आजादी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया, बोलने की आजादी होगी। तो वामन मेश्राम खड़े होकर बोल रहा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने बोलने की मौलिक आजादी दी और कहा, मनुस्मृति आज से हम खत्म कर रहे हैं और आपको बोलने की आजादी दे रहे हैं। तो बोलकर आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। तो इस तरह से संविधान ने ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए। उसमें वोट का एक अधिकार है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार विधायक बनाने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग में बात आएगी, कौन सी बात? वोट का अधिकार विधायक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग में बात आएगी कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, जिस दिन ये बात आपके दिमाग में आएगी, उस दिन आप क्या सोचोगे? वोट तो मैं शासक बनने के लिए दूंगा, वोट तो विधायक बनने के लिए नहीं दूंगा, वोट तो मैं शासक बनने के लिए दूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, आजाद भारत में मैं अपने लोगों को शासक वर्ग बनाऊंगा। और जब वोट का अधिकार संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर पास कर गए, उस दिन सबसे ज्यादा खुश थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आज आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? कहा, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूं, नहीं तो रानी के पेट से जो भी बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था। अब भविष्य में रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा, अब बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। जिसमें आपका वोट जमा होगा उसी बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। तो इस तरह का अधिकार आज मैं संविधान में पास करके आया हूं, इसलिए मैं खुश हूं। ध्यान रखो,
लोग आपको 1 किलो घी देने की बात तो बताएंगे, मगर जो मैं बता रहा हूं वो हजारों टन घी रखने से भी शासक बनने का जो बराबर का अधिकार है, उसके बराबर 1 टन 10 टन अगर घी रख दोगे तो भी उसका वजन शासक का वजन ज्यादा ही होगा। ये बात समझने की है, ये बात जानने की है। संविधान को लागू किया, मगर संविधान को अमल में नेहरू ने आने नहीं दिया। अमल में लाने के लिए 52 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या तमाम ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, जो आंकड़े बता रहा हूं, अगर कोई गलत साबित कर दे, चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के आंकड़े बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने, काश्मीरी ब्राह्मण ने 3.5 संख्या जिन ब्राह्मणों की थी उनको 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। मरने के लिए हमारे लोग, शहीद होने के लिए हमारे लोग, और संसद पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जब ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया तो ऐसे कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए कि आज 3.5% ब्राह्मण, उदाहरण देकर बताता हूं, गांव में, आप लोग गांव के रहने वाले हो ज्यादातर, गांव में अगर ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाए और जिस ग्राम पंचायत में 3.5% ब्राह्मण के घर हो, उसमें 3.5% वोट हो, क्या कोई 3.5% वोट वाला आदमी ग्राम पंचायत में सदस्य चुनकर आ सकता है? आ सकता है? जो 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनवा नहीं सकता, गांव का सरपंच नहीं बना सकता, जो गांव का सरपंच नहीं बना सकता, वो लोग देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये आरएसएस का ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द का क्या अर्थ है? नॉमिनेटेड, क्या अर्थ है इसका? नामधारी, नामधारी प्रधानमंत्री। ये भी समझ में नहीं आएगा। मैं देहाती उदाहरण देकर बताता हूं, और महिलाएं मेरी माताएं हैं, वो मुझे क्षमा करें, क्योंकि उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा हमारे भाइयों को। गांव में शादी होती है तो आदमी परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है, परिचय करवाता है। ये कौन है? ये मेरी शादीशुदा बीवी है। ये कौन है? ऐसी ही रखी हुई। ये कौन है? ये ऐसी ही रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। देखा, उदाहरण देने से बात समझ में आई ना? नहीं तो अंग्रेजी शब्द नॉमिनेटेड शब्द समझ में नहीं आ रहा था, नामधारी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। सबूत चाहिए? लो सबूत लो। ओबीसी का आदमी है, प्रधानमंत्री है, ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ओबीसी की गिनती नहीं करूंगा, कुत्तों की, बिल्लियों की, गधों की, सुअरों की, जंगली जानवरों की गिनती करूंगा, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करूंगा। मैं ओबीसी का हूं, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करूंगा। कोई आदमी इतना गधा कैसे हो सकता है कि अपने ही जाति बिरादरी के विरोध में जाकर काम करे? नहीं हो सकता। गधे से गधा आदमी ढूंढो, ऐसा आदमी होता नहीं है दुनिया में। गधे से गधा ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कहो बाया पैर जरा काट दे तो अपने कुल्हाड़ी से बाया, तो क्या कहता है गधा आदमी? है गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काट दूं, इतना गधा नहीं हूं। जब गधे से गधे आदमी को
इतनी अकल होती है तो नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है, ऐसे कहा जा सकता है? अरे बिजली बोर्ड में देखो जनरेटर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाल आ गया क्योंकि मैं जब मजबूत बात कहने को जाता साली बिजली गड़बड़ कर देती है बिजली जो है वो गड़बड़ कर देती है। और लोगों को, हमारे भाइयों को जो जानकारी होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो मैं देने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये नेता लोग चुनाव करेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, मगर आपको देने वाले कुछ नहीं है। ध्यान रखो, देने वाले कुछ नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ चार समझ की बातें अगर मैं देकर गया तो वही जिंदगी में आपके काम में आएगी। बाकी कोई काम में आने वाली बात ये लोग बताने वाले नहीं है। क्योंकि घी जो है, आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 1 किलो घी दिया तो बहुत ज्यादा हफ्ते भर टिकेगा, ज्यादा टिकने वाला नहीं है। ज्ञान की बातें जिंदगी भर टिकने वाली बातें हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी आरएसएस के ब्राह्मणों का ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है और ये ओबीसी का आदमी है और इसके बावजूद भी ओबीसी के विरोध में काम कर रहा है। तो ये फैसला आरएसएस का है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। आरएसएस के फैसले पर नरेंद्र मोदी अमल कर रहा है। इसका मतलब सिद्ध है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का रखा हुआ, ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। सबूत हो गया, ये सबूत के साथ बात कर रहा हूं। हेलो, हाँ, ये माइक को भी सारा डर लग रहा है जो बात हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए माइक को भी डर लग रहा है। मैं कहता हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सभा में चुनाव आयोग मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए किसी को भी नहीं भेजता। आपको बताता हूं, मेरे सभा में चुनाव आयोग सभी का भाषण रिकॉर्ड करता है, मगर मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए और मुझे पकड़ने के लिए कोई आदमी नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि फिर मैं चुनाव आयोग के ही विरोध में बोलना शुरू कर देता हूं। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग को डरते हैं, मगर मैं चुनाव आयोग के विरोध में बोलता हूं। क्यों? चुनाव आयोग के विरोध में मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चुनाव आयोग मेरे ऊपर केस क्या कर लेगा? मैंने ही कर दिया। वो मेरे ऊपर केस करने के पहले ही मेरा केस मैंने ही कर दिया है, इसलिए वो मेरे से 4 हाथ दूर रहता है। तो अरे वामन में छोड़ो, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे खिलाफ बोलता है, उसको पैसा देकर माइक वालों को रिकॉर्ड कर ले, वो 4 गाली हमको ही सुना देगा, तो हम उसका पैसा क्यों दे? तो रिकॉर्ड ही नहीं करता है, आदमी नहीं भेजता है। तो मैं आप लोगों को ये जो कानून बनाए इन लोगों ने, तो इस देश में जिनकी 3.5% संख्या है, उनके 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पहली कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, 5वीं तृणमूल कांग्रेस, 5 के संस्थापक अध्यक्ष ब्राह्मणों की पार्टी है। 5 जिनकी संख्या 3.5% है और एक पार्टी नहीं बना सकते। 5 पार्टियां, 450 से ज्यादा लोकसभा की सीटें, इतनी सीटों पर कब्जा है, सारे देश पर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, उस पर कब्जा। न्यायपालिका, उस पर कब्जा। कार्यपालिका, उस पर कब्जा। मीडिया, उस पर कब्जा। सारा का सारा लोकतंत्र जिस 4 पहिए पर खड़ा है, उसी पर सारा का सारा ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इसमें परिवर्तन करना जरूर। ये परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया गया है। अब केवल 2 बातें कहकर समाप्त करता हूं। नरेंद्र मोदी डेली कहता है विकास 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 विकास, कहता कि नहीं कहता? विकास विकास विकास। तो हम गांव में गए, गांव में चाचा को पूछा, चाचा विकास तो जानते हो? अरे जानते क्यों नहीं है, जरूर जानते हैं। तो बताइए कि हमारे गांव में
नारायण के बेटे का नाम है विकास। क्यों नहीं जानते? जरूर जानते हैं। अरे हमने कहा चाचा ये नारायण के बेटे का नाम विकास, वो विकास नहीं पूछ रहा मैं। ए नरेंद्र मोदी जो डेली भाषण में विकास 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 कह रहा है, उसके बारे में पूछ रहा तेरे को चाचा। तो वो तो मैंने नहीं देखा, जवानी से लेकर अब तक मेरी आंखें खराब हो गई, मगर मैंने विकास को देखा नहीं गांव में, क्योंकि वो आता ही नहीं इधर गांव में वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है इधर। वो मैं जवानी से बुढ़ा हो गया, मगर मैंने ये विकास नहीं देखा। तो नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 की बातें करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए। क्या बोलता है? 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे लोगों को रोडवेज का बस स्टैंड मालूम है, रेलवे स्टेशन मालूम है। एयरपोर्ट जो है, कभी बैठने का मौका फ्लाइट में एरोप्लेन में नहीं मिला। हमारे लोगों का और एरोप्लेन का कितना संबंध है जानते हो? देखो बता, क्योंकि मैं ये देहाती आदमी इसलिए अनुभव की बात बोल रहा हूँ, किताबी बात नहीं है। जब गांव के ऊपर से एरोप्लेन दौड़ता है, आवाज होती है, तो वो चूल्हे के पास बैठा हुआ हमारा आदमी जो है दौड़ते हुए आंगन में आता है, दौड़ते हुए आंगन में आता है। देखो, अरे एरोप्लेन जा रहा है। इतना संबंध है हमारा, बाकी हमारा कोनो संबंध एरोप्लेन से नहीं है। और नरेंद्र मोदी बोलता है 13 ठो एयरपोर्ट इंटरनेशनल। अरे क्या करे भाई तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? साला चाटे खाने के दौरान आदमी अचार रखता है चाटने के लिए, तो चाटे तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या करे? गरीब का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। फिर बोलता है कि उत्तर प्रदेश में हमने 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन था, 6 लेन बनाया, 6 लेन था, 8 लेन रोड बनाया। हाँ, ये बात तो सही है, बनाया है, बात सही। मगर उसमें लिखा है, क्या लिखा है? इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते। लिखा, एज रोड हमने बनाया, मगर इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, साइकिल तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते। गरीब गुरबा अपने पैर से तो बिल्कुल भी इस रोड पर पैदल चल ही नहीं सकता। ऐसा लिखा हुआ है। साले चाटे तेरा रोड, 8 लेन रोड चाट ले, क्या कर ले? रोड बना लिया। क्या करे चाटे? कोई मतलब की बात नहीं है। गरीब के लिए क्या चाहिए? गरीब के लिए बताओ। गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ध्यान रखो, हम खास बात बता रहे। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। ये इज्जत से क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान तो समझ में आ गया। ये इज्जत से जो है, ये क्या है? हमारे लोग हजारों सालों से मेहनत और मशक्कत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। मुफ्त की रोटी खाते नहीं रहे हैं। उनको रोजगार चाहिए। मेहनत करने के लिए कोई गरीब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। केवल रोजगार चाहिए। सरकार ने 75 साल आजादी में रोजगार की व्यवस्था नहीं की। इतने प्रधानमंत्री हो गए मगर गरीब के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की। इसलिए जितने प्रधानमंत्रियों ने गरीब के रोजगार की व्यवस्था नहीं की, ऐसे तमाम प्रधानमंत्री को मैं नालायक होने का सर्टिफिकेट देता हूं। भारत में किसी की औकात नहीं
जो प्रधानमंत्रियों को नालायकी का सर्टिफिकेट दे दे। किसी की औकात हो तो पूछ लेना, बता लेना। क्यों कह रहा हूं? किसी आदमी ने उठकर कहा, मेश्राम जी अब बड़े आदमी है, गाली देना अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से। हमने कहा हम कहां गाली दे रहे हैं? तो हमने कहा देखो, हम कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है। हुए ना नालायक? हाँ, ये बात तो सही है, लायक नहीं है ये ना हम कह रहे हैं। नालायक का मतलब है ए लायक नहीं है। तो हमने कहा गाली दिया भाई? हमने तो कहा ए लायक नहीं है कि गरीब के लिए अदद रोजगार की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान, इस साधारण लोगों की साधारण इच्छा पूर्ति 75 साल में लोग नहीं कर पाए। ऐसे प्रधानमंत्री नालायक नहीं तो और क्या। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं लंदन गया, पेरिस गया, न्यूयॉर्क गया, वहां आदमी बेरोजगार जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिखता है मैं बेरोजगार हूं। वो कहता है अकाउंट नंबर है, लिखो। वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। वो घर में बाद में पहुंचता है, पैसा अकाउंट में पहले पहुंच जाता है, उससे लिखवा लिया जाता है 6 महीने में रोजगार ढूंढना है। नहीं ढूंढोगे तो सरकार तुम्हें बुलवाकर रोजगार पर चढ़वा देगी और 10 गुना सैलरी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन सैलरी शुरू हो जाएगी बेरोजगार भत्ता बंद। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देश में 38 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है। 38 लाख करोड़। हमारे लोगों को लाख से ज्यादा कभी समझ। करोड़ जरा शून्य लगा कर दिखाओ तो उसने हाथ में कलम उठाने के बजाय हाथ से माथा पकड़ लिया। पता नहीं साला कितना शून्य लगाना हो। 38 लाख करोड़ रुपए का बजट, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हमें गरीब के लिए योजना बनाने के लिए कहा जाए, हमें अगर कोई कहे ये जरा बताओ तो, भाषण बहुत हो गया, जरा बताओ तो, कोई योजना बनाकर बताओ तो, चलो सिंपल बात बताता हूं कि 5 लोगों के परिवार के लिए, महिलाएं भी सुन लें, 5 लोगों का परिवार होगा, परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा और उसको हर महीने 11,000 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा और बैंक से पैसा निकालने का अधिकार भी महिला का होगा। और महिला मालिक क्यों होगी 11,000 की? आदमी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदमी के नाम पर अकाउंट में पैसा डाल दिया तो वो क्या करेगा? पौवा सौवा, पौवा पिएगा और सौवा हो जाएगा। इसलिए योजना होगी तो मुखिया महिला होगी, अकाउंट नंबर महिला का होगा और अकाउंट में 11,000 उसके पास जाएगी। महिला जानती है एक एक पैसा परिवार पर कैसा खर्चा होना चाहिए। दूसरे दिन से उसके बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे और 10-15 साल में उसके बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे और 10-15 साल में फिर वो 50,000 कमाने लायक हो जाएंगे और हो गए 11,000 बंद हो जाएगा, 50,000 शुरू हो किया जा सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। 38 लाख करोड़। अभी 2 साल में कोविड काल में उद्योगपतियों की संपत्ति 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई। भारत सरकार उद्योगपतियों की मदद नहीं कर रही होती तो 23 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 53 लाख करोड़ कैसे होती? सरकार की मदद की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर सरकार उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ा सकती है तो गरीबों की गरीबी खत्म क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। अगर 11,000 परिवार के अकाउंट में गया जिस दिन गया उसी दिन उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती। क्यों नहीं कर सकते? अरे हम और चाइना एक ही समय में आजाद हो गए,
चाइना अमेरिका के बराबर हो गया। हम लोग साले अभी भी मांगने का काम कर रहे, मांगते बने हुए, मांगने वाले लोग बने हुए हैं। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा किया जा सकता है। गरीब के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। अरे 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव हैं, 2.5 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है, 2.5 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। हमारे लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया में पढ़ने के लिए गए, लंदन में गए, हमारे बच्चों को भी लंदन में भेजो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। हमारे लोग कह रहे गांव में स्कूल होना चाहिए, गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, इतना उनका कहना है। मगर स्कूल नहीं है 2.5 लाख गांव में। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर बच्चों को पैदल जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश यादव ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? अब भविष्य में बच्चों को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल जाना नहीं पड़ेगा। रोडवेज में इन लोगों को फ्री में बैठने को मिलेगा, रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा। हमने सोशल मीडिया के लोगों को गांव में भेजा और बच्चों को पूछा, बच्चे ये ऐसा निर्णय लिया है मोदी ने, योगी ने, मायावती ने, अखिलेश ने, कैसा लगता है? कहा निर्णय तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मगर तो मीडिया वालों को लगा साला मगर में ही तो खबर है। मगर क्या? तो गांव के लोगों ने कहा, आखिरी बात कह रहा हूं, सुन लो, आखिरी बात कह रहा हूं कि मगर क्या है? कहा हमारे गांव में रोड ही नहीं है, तो रोडवेज कहां से होगा? हमारे गांव में रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? और रोडवेज होगा तो फ्री में होगा। रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? इसलिए ये सुनने को अच्छा लगता है, मगर व्यवहार में ये लागू नहीं है। केवल प्रोपेगेंडा करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। इसलिए साथियों, ऐसा धोखाधड़ी हो रही है। हमारे लोग, गांव के लोग, हॉस्पिटल गांव में बनाओ नहीं कह रहे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राइमरी यानी आरोग्य केंद्र छोटा होना चाहिए, मगर है नहीं। जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं। अरे डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर नहीं बैठता है। इसलिए गांव की महिलाएं बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। ये सारा रिकॉर्डेड है, मर जाती है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। और जब महीना 2 महीना डॉक्टर कंपाउंडर नहीं आता है तो गांव के कुत्ते मान लेते हैं कि ये घर हमारा है और वो उसको अपना घर बना लेते हैं। बोलते कोई है ही नहीं तो हमारा ही घर है, तो कब्जा कर लेते हैं कुत्ते और सामूहिक रूप से वहां रहना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये है परिस्थिति, इसको बदलना जरूरी है। बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट हमारे अनिल कुमार सिंह पटेल जी, राजू नेताजी, ये यहाँ के कैंडिडेट हैं और इनको आप वोट दीजिए, चुनवा कर लाइए। ये जो वादा स्टैंप पेपर पर किया हुआ है, अगर वादा नहीं निभाया तो आपको मुकदमा करने का अधिकार मिलेगा इनके ऊपर, सरकार के ऊपर। नरेंद्र मोदी की, योगी की, अखिलेश की, मायावती की औकात नहीं है ऐसा स्टैंप पेपर देने की। हम वादा कर रहे हैं निभाने के लिए, वो वादा कर रहे हैं तोड़ने के लिए। इसलिए वो स्टैंप पेपर पर लिख कर देते नहीं हैं। आप लोगों को अनुरोध है कि आप हमारे राजू नेताजी को वोट देकर सफल बनाइए। वो आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद।